जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं दानिश महाजन, आपका दोस्त और होस्ट, एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 1 घंटा हम करेंगे बात, एक टॉपिक पर होगी डिस्कशन जिस पे करेंगे हम आपको एजुकेट और जानना चाहेंगे आपकी भी राय उस टॉपिक पे। आप टेक्स्ट कर सकते हैं हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपको बताऊं, उससे पहले आज की हेडलाइन। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया वार, कहा अगर हिम्मत है तो डाले मुझे जेल के पीछे। बिहार की सियासत गरमाई, पप्पू यादव को बीजेपी का ठेंगा, एनसीपी और एसपी के साथ लड़ेंगे चुनाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना, आरक्षण की जरूरत और समय सीमा पर बननी चाहिए समिति। हार्दिक पटेल से डरी गुजरात सरकार ने, इंटरनेट और फोन कॉल की सेवा फिर से की बहाल गुजरात में। जश्न और विरोध के बीच नेपाल का संविधान लागू। सिंगापुर में लिटिल इंडिया में 2 महीने तक दिवाली का त्योहार शुरू। रोहित शर्मा बल्लेबाजी पर तो झेल रहे आलोचना, अब गेंदबाजी के लिए कर रहे हैं अभ्यास। फेसबुक पर लाइक के साथ डिसलाइक बटन भी मिलेगा लिसनर्स को। और सोनम कपूर बहादुर एयर होस्टेस नीरजा के रोल में जल्दी दिखेंगे आपको। या दोस्तों, तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्राम ये है कि चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि हमारे प्रसन्न कुमार पिंचा सर तैनात है इस डेजिग्नेशन पर, जब से वो रिटायर हुए दिसंबर के बाद अभी तक उस प्लेस को, जो वैकेंट प्लेस है, उसको भरा नहीं गया। हालांकि एडिशनल चार्ज जो आईएएस ऑफिसर हैं लव वर्मा जी, उनको दे दिया गया है, लेकिन जो सीसीपीडी की पोस्ट है उस पर एडिशनल चार्ज दिया जाना कितना सही है, सीसीपीडी की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी पावर्स सीसीपीडी के हाथ है, और आखिर सीसीपीडी है क्या, इस पर बात होगी विस्तार पूर्वक। ज्वाइन कर रहे हैं मुझे मिस्टर महेंद्र रस्तोगी जी, हु इज एसोसिएटेड विद मैनी एनजीओज इन इंग्लैंड इंक्लूडिंग रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड, बियॉन्ड बैरियर्स and Tower Hamlet. Sir, welcome to the show. Thank you. क्या करूँ? रस्तोगी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। I hope you are hearing me. Thank you. Thank you. Joining me. Hello. जी विपिन सर, joining me विपिन सर, lecturer of political science, and he was running a legal cell as well before, and now he's associated with National Association for the Blind. I think as for now he's not able to hear us. विपिन सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? Something went wrong with him. And joining me, Sreen sir, Dr. Ramesh Sen, he's a lecturer of political science in Satyavati College and General Secretary of Progressive Society for the Sightless Person. And he has always a critic view topics with regard to disabled people. Sir, welcome. Hello. And the social and disabled activist Mr. Subhash Bashist is joining me from Delhi studio as well. Sir, welcome. I think Bipin sir and Subhash sir is not able to hear me as for now. Subhash sir, आपको आवाज आ रही है?
I would request Bala to rectify the line with them, just disconnect them and take them again. And if possible, text them that we are getting the voice, but they are not able to hear us. So kindly check the microphone. तो डिस्कशन को शुरू करते हैं रस्तोगी सर आपसे, और सीसीपीडी की महत्ता के बारे में बताएं। सीसीपीडी कितना इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन है हमारे लिए? देखिए, सीसीपीडी अनडाउटेडली बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो हेड की पोस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टॉपलेस होके इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकती, और यही हाल सीसीपीडी का है। जब सीसीपीडी में जब भी अब तक मेरा ख्याल है 4 चीफ कमिश्नर्स हो चुके हैं, और हमेशा 2 चीफ कमिश्नर्स के बीच में जब गैप रहा है तो उस वक्त काम ठीक से नहीं हुआ। एडिशनल चार्ज ज़रूर देते रहे हैं ये। जैसे सबसे पहले मिस्टर शर्मा थे, फर्स्ट सीसीपीडी जो एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री वेलफेयर में थे, उनको दी गई है जिम्मेदारी, लेकिन वो फुल टाइम सिर्फ चीफ कमिश्नर थे। जब वो हटे तो फिर गैप रहा, फिर उमा तुली जी आई, वो हटी, फिर काफ़ी लंबा गैप रहा। फिर ऑडियोलॉजिस्ट मनोज कुमार, जो डॉक्टर मनोज कुमार कहलाते थे, वो आए, उनके बाद भी बहुत लंबा गैप रहा। और फिर हमारे चिरपरिचित मिस्टर पीके पिंचा जी आए, और फिर वही हाल है। पीके पिंचा के जाने के बाद ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और एडिशनल चार्ज आईएएस ऑफिसर को दिया गया है, जो शायद मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, डिसेबिलिटी वेलफेयर में ही काम करते हैं। तो न सिर्फ ये एक सीसीपीडी को की जो उनकी इम्पोर्टेंस है उसको अंडरमाइन करता है, बल्कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए स्टैंड करती है, हमारे राइट्स के लिए, हमारे प्रिविलेजेस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, जो एडवोकेसी के तौर पे हमें सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो उनका इंट्रोस्पेक्शन करती है, उनको डिफाइन करती है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें हम डिसेबल्ड का सपोर्ट करती है। अगर वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का हेड ही अगर इसका भी हेड होगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन ये गवर्नमेंट में हो रहा है, होता आया है, और ये सीसीपीडी के मामले में नहीं है। आगे बात चलेगी, मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उनमें तो होता ही है, और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी पता नहीं क्यों इतनी लिथार्जी है कि पोस्टें खाली हो जाती हैं, महीनों तक खाली पड़ी रहती हैं। कभी किसी को डुअल चार्ज देके, कभी किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को एक्स्ट्रा चार्ज देके, और काम चलाने की एड हॉक अरेंजमेंट करने की कोशिश की जाती है। ये एक परंपरा चली आ रही है गवर्नमेंट में, इसको हटाने की ज़रूरत है। जी सरीन सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों गवर्नमेंट ने इस जो वैकेंट डेजिग्नेशन है इसको फिलअप नहीं किया है अभी तक? क्या मंशा है गवर्नमेंट की इसके पीछे, और क्या जो एडिशनल चार्ज दिया गया है मिस्टर लव वर्मा जी को, कितना सेटिस्फाइड है आप? देखिए, जैसा कि सोमी जी ने बताया कि जब कभी भी किसी को एडिशनल चार्ज देते हैं तो उसकी जिम्मेवारी शायद वो उस ढंग से ट्रीट नहीं कर पाता जिस ढंग से कि उसको बेसिकली। हेलो जी, हेलो, कैन यू hear me? Yes sir, we are hearing But you. I am not able to hear you. That is the problem actually. Now are you able to I hear don't know me? what's wrong. Now are you able to hear me? I'm so sorry. I think he is not still. Bala, please tell them to rectify so listeners could understand what we want to convey through this discussion. जी, सरीन सर, please continue. इसमें वो नहीं है। Bala, I request you to be active in your job. जी सरीन सर, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, स्थिति ये बनती है कि चाहे और जगह भी
ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हों कि एडहॉक अरेंजमेंट्स होते हैं, पर अगर हम मानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर डिसेबिलिटी भी एक बहुत सेंसिटिव इशू है और उसको एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज किया जाना है, क्योंकि थोड़ी भी ये समझ है जो कि ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा हिस्सा होना चाहिए। तो उस सेंसिटिव इशू पे अगर आपका ये एटीट्यूड, जिसको टोटली एपेथेटिक एटीट्यूड ही कहा जा सकता है, ये रहेगा, तो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने को मजबूर करते हैं कि आफ्टर ऑल ये हो क्यों रहा है। मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते इस बात को सीरियसली मानता हूँ कि गवर्नमेंट चाहे कुछ भी दावे कर ले, चूज ही रहती है कि किसको कितना, कैसे और क्यों इम्पोर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं उस इम्पोर्टेंस लेवल पे डिसेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की मुझे लगता है बहुत आवश्यकता समझी नहीं जा रही है। उसके अपने कारण हो सकते हैं, प्रायोरिटीज हो सकती हैं, लेकिन ये एडहॉक अरेंजमेंट इस बात की ओर संकेत जरूर करता है कि पीपल आर मोर लेस नॉन सीरियस अबाउट द इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी, जिसका कारण मैं पहले भी बहुत बार यहाँ के मंच से बता चुका हूँ कि क्योंकि हम ले दे के स्कैटर्ड माइनॉरिटी हैं, हमारे बारे में कोई सोचे या ना सोचे, राजनीतियों को बहुत बड़ा अंतर आ नहीं रहा है। तो मैं औरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि एक एक वोट बहुत काउंट करता है। मेरा मानना है कि एक एक वोट आज की तारीख में उतना काउंट नहीं कर रहा है, और ना उन्हें लगता है कि हम कोई दुनिया बदलने में कोई जरूरत नहीं करेंगे। पर मैं ये जरूर इस मंच से कहना चाहूंगा, हो सकता है पॉलिटिक्स में कोई रोल प्ले कर सके या ना कर सके, पर एज ए ह्यूमन रिसोर्स इसका दावा टाइम टू टाइम ये सरकार करती है कि हमें अच्छे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, टेक्निकली ट्रेंड चाहिए। तो जो भी है कम या ज्यादा टेक्निकली ट्रेंड डिसेबल्ड ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप नेशन के साथ चीट कर रहे हैं। तो मेरी नजर में ये एडहोकिज्म एक तरह का नेशन के साथ चीट है। जी, और यहाँ पर मैं लिसनर्स के साथ एक और सैड न्यूज शेयर कर दूं कि सदन दास गुप्ता जी, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे और जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हमें पार्लियामेंट में, वो उनका देहांत हो गया है और वो अब हमारे साथ नहीं है। ये काफी दुखद न्यूज हमारे समाज के लिए है। रस्तोगी सर, थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें समझाए कैसे फर्क पड़ता है जब एक परमानेंट व्यक्ति जैसे सीसीपीडी पिंचा सर थे और अभी एक एक्टिंग सीसीपीडी हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज किया लव वर्मा को, तो किन मुद्दों में किस तरह से थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाए ताकि लिसनर समझे कैसे डिफरेंस पड़ता है। दानिश जी, आपने एक सैड न्यूज़ दी, न्यूज़ सैड थी, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से हम तक यहाँ पहुँची है न्यूज़। और डॉक्टर सदन गुप्ता न सिर्फ बहुत बड़े लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट के, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंटेरियन थे, बल्कि बहुत सालों तक वो एनएफबी के प्रेसिडेंट रहे और ब्लाइंड वेलफेयर मूवमेंट को गाइड करते रहे। तो सचमुच ये हम सब के लिए एक दुखद समाचार है कि बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है उनके जाने से। जी, तो अब हम आते हैं आपके प्रश्न पे। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक ही आदमी जो लॉ को एग्जीक्यूट करने में, हमारे राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑफिसर जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार उसको मॉनिटर करने के लिए भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप होता है। अब वही वो कहेंगे कि हम तो जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर चीफ कमिश्नर होता है तो वो उसको देखता है कि वाकई प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे राइट्स जो डिसेबल्ड के हैं वो पूरी तरह से उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रिविलेजेस हैं, लॉज हैं, उनका फ़ायदा डिसेबिलिटी सेक्टर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन तय करेगा। अगर वही जो कानून को लागू करने वाले हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर वही इसको भी तय करेंगे तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कभी हमें न्याय नहीं मिल पाएगा। और मैं एक बात आपको बताऊं कि 4 जो चीफ कमिश्नर्स हुए हैं उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और
कहना चाहिए नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं डिसेबिलिटी सेक्टर से, एक उमा तुली जी का और उसके बाद मिस्टर पिंचा का। इसके बाद जो पहले हुए थे BL शर्मा जी, जैसे मैंने बताया, वो एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के, वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया। मनोज कुमार जी वो किसी पर्सनल अपने किसी के कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आए थे पटना में वो ऑडियोलॉजिस्ट थे और उनको डॉक्टर मनोज कुमार करके प्रमोट करके उनको ला के बिठाया गया। और वो वक्त हम भी उनके मतलब एडवोकेसी में बहुत एक्टिव थे, तो हमें पता है कि कितना फ़र्क था इन चारों कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स के टेन्योर में। तो ये ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट चीफ कमिश्नर हो, डुअल चार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए कम से कम, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चीफ कमिश्नर, और वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हो, शख्सियत हो, जो उसके कैपेबिलिटीज़ और उसका जो फील्ड में काम है उसके हिसाब से उसका सिलेक्शन हो, जैसा डॉक्टर उमा तुली और मिस्टर पिंचा का सिलेक्शन हुआ था। इस तरह का जब कोई आदमी जब आता है तभी चीफ कमिश्नरेट हमारा पूरी तरह से एक्टिव होता है। और पिंचा जी ने तो बिल्कुल ही इसको बहुत टॉप पे पहुंचा दिया, इसमें मुझे एक्सेप्ट करने में यहाँ कोई बिल्कुल शक शुबा नहीं है। यहाँ बैठे बैठे लंदन में भी मैं सारे उनके जो इंटरवेंशन हैं हमारे सिक्योर करने में जो एफर्ट्स थे वो मैं सुनता। उमा तुली जी ने भी अपने हिसाब से किया था, लेकिन दिन थे वो इस्टेब्लिश हुआ था तब CCPD का ऑफिस। लेकिन पिंचा जी जैसा आदमी ज़रूर हमें चाहिए जो इस कमिश्नरेट को, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को सही दशा दे सके, और हमारे ये जो लॉज हैं, जो राइट्स इंफ्रिंजमेंट है, उनके लिए हमारे साथ खड़ा हो सके, हमारे साथ हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ ला सके। एग्जैक्टली सरीन सर, आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, अगर सपोज कीजिए कि हमें एडिशनल चार्ज देना पड़ता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स में हमने देखा है कि कई बार ऐसी नौबत आती है देना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि अगर हमें एडिशनल चार्ज ही देना है किसी IAS ऑफिसर को, तो ये चार्ज हमारे कुछ विजुअली इम्पेयर्ड या फिर डिसेबल बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो IAS ऑफिसर्स हैं उनको दिया जा सकता था, और वो क्योंकि वो खुद डिसेबल हैं तो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, या फिर आपको लगता है क्या लव वर्मा जी जस्टिफाई कर पाए क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट हैं, डिसेबिलिटी को डिसेबल को ज्यादा उनका काम नहीं रहा, हालांकि उसी डिपार्टमेंट में है, तो क्या उस डिपार्टमेंट में होना इनफ है इस पोस्ट को संभालने के लिए? इस पे थोड़ा सा बताएं। थ्योरेटिकली आप में बहुत जान है, अगर किसी डिसेबल्ड को ये काम दिया होता, चाहे ब्यूरोक्रेट ही होता, तो उसे करना चाहिए था, क्योंकि वो सीधी कहावत है कि जाके 15 खती लड़ाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मेरी अपनी जो व्यक्तिगत समझ है वो है कि ब्यूरोक्रेट किसी के सेटअप में, अच्छा डिसेबल्ड है नॉन डिसेबल्ड है, उस सेटअप में जाके आपके सर्टेन जो पर्सनैलिटी टेनेट्स हैं वो ढंग से चेंज होते हैं, जिसके चलते आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावली के अलावा ज्यादा कर नहीं पाते। क्योंकि मैंने इस फील्ड में ऐसे लोग देखे जो जिन्होंने एक लंबे समय तक काम किया है, उनकी पॉजिटिव भूमिका को भी देखा है, नेगेटिव भूमिका को भी देखा है, और ये भी देखा है कि कई बार पॉजिटिव सोचते हुए भी जस्ट टू सेटिस्फाई द गवर्नमेंट, जो कि ब्यूरोक्रेसी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एकदम एंटी गवर्नमेंट नहीं आ सकते, तो वो नहीं कर पाते जो वाकई में करना चाहते हैं, तो एक गैप रहता है। मेरा मानना है कि अगर आप डिसेबल्ड को भी, जो कि ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट है, लंबे टाइम से ब्यूरोक्रेसी में रहा है, वहाँ अपनी भूमिका निभा रहा है, उसका जो माइंड सेट है सडनली इस कुर्सी में आ जाने भर से चेंज नहीं होगा। मैं इसे दृढ़ता से मानता हूँ। हो सकता है कंपेरेटिव कुछ बेटर करे, लेकिन दैट इज टू विदिन द कन्फाइंस ऑफ व्हाट एक्चुअली गवर्नमेंट वांट्स, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने कुछ लोगों को जिनके साथ मुझे ड्यूरिंग
एक्टिव रोल सोशल वर्क जो मैंने देखा है, जो भूमिका जब वो ब्यूरोक्रेट रहते हैं तब निभाते थे, ब्यूरोक्रेसी से रिटायरमेंट के बाद जब उनको सोशल मूवमेंट से जोड़ा जाता था तो वो भूमिका बेटर वे में निभा पाते हैं इन कंपेरिजन जब वो ब्यूरोक्रेट है, जिसको वो आमतौर पर नाम देते हैं हमारी रेपुटेशन है, तो कुछ अपनी स्कीम में रहती है, उसके चलते हम जो चाहे ले सकते। तो मेरी नजर में 19-20 का अंतर पता, 19-21 का अंतर पड़ने की संभावना मुझे नहीं है। जी रस्तोगी सर, सोसाइटी में हमने ये भी डिबेट सुनी है कि जो सीसीपीडी है, ठीक है, वो एक डिसेबल का डिपार्टमेंट है तो सीसीपीडी होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा लोग इस पे भी फोकस करते हैं कि क्या आपको लगता है कि सीसीपीडी को सफिशिएंट पावर दी गई है, तो अगर सीसीपीडी है या ना है उससे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमें ज्यादा जो न्याय मिलता है वो हाई कोर्ट से मिलता है, और एक तो कई लोगों का ये भी मानना है कि सीसीपीडी ने, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो गाइडलाइन इशू की थी जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत इनोवेटिव थी, लेकिन बावजूद उसके हम पूरे देश में उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करवा पाए हैं। तो उस सूरत में क्या सीसीपीडी के पास इतनी पावर्स हैं जो वी शुड क्राई फॉर दैट कि वेदर वी हैव सीसीपीडी और नॉट? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपके सवाल पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा जिसका जवाब ने दिया। देखिए, एक बात तो जैसा आपने कहा किसी डिसेबल्ड को ये काम नहीं दिया जा सकता था क्या, तो ये मान लेना कि डिसेबल्ड ही डिसेबल्ड का भला कर पाएंगे, मैं इस माइंडसेट के फेवर में नहीं हूँ। आपने शायद महसूस भी किया हो, देखा होगा कई स्टेट में कम्युनिटी से स्टेट कमिश्नर ने जी एक मिनट रुस्तोगी सर, जी बशीर सर आप हमें सुन, जी सर आर यू एबल टू हियर मी? बशीर सर आर यू एबल टू हियर मी? आई थिंक नो। हेलो सुभाष। So Bala, I think it won't work. So you can, सर आप नहीं सुन पा रहे हमें? जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें जैसे रस्तोगी सर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमें बता रहे थे कि ये इस फेवर में नहीं है। कई स्टेट्स में जी डिसेबल का भला करें, कई स्टेट्स में कमिश्नर लेवल पे हमारे साथी पहुंचे और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ये समय डिस्कशन का विषय नहीं है, लेकिन आप लोग समझते हैं उनके बारे में काफी लोग। दूसरी बात ये कि जब एडिशनल चार्ज दिया जाता है तो यूजुअली उसी डिपार्टमेंट के लोगों में से किसी को एडिशनल चार्ज दिया जाता है। एक तरह का ये ट्रेडिशन है गवर्नमेंट में, अनरिटन ट्रेडिशन होता है कि या तो पर्सन इन कमांड होता है उसको चार्ज दिया जाता है, या इक्वल लेवल का गवर्नमेंट में कोई आदमी होता है उसको चार्ज दिया जाता है। इसलिए चार्ज लवर्मा को टेम्पररी देना कोई गलत नहीं है, लेकिन वो होना चाहिए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर ये सारा प्रोसीजर पूरा हो जाना चाहिए था और एक फुल टाइम चीफ कमिश्नर स्टैब्लिश हो जाना। दूसरी बात जो अब मैं उस सवाल कहता हूँ, आपने पूछा कि हमारे चीफ कमिश्नर होने की वैलिडिटी, इसका फायदा है हम लोगों को। देखिए, शुरू में लगता था कि चीफ कमिश्नर के जो ऑफिस को इसको इम्प्लीमेंटेशन कराने की पावर्स नहीं है और इसकी कोई नहीं सुनेगा, लेकिन हमने देखा बहुत कुछ करता है कि ऑफिसर कितना प्रोएक्टिव है अपना काम करने में। और बहुत सारे केसेस में, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ एडवोकेसी कमेटी इंडिया में था तो बहुत सारे केसेस के साथ में मैं था और बहुत ज्यादा केसेस हमारे चीफ कमिश्नर के ऑफिस के थ्रू बिल्कुल सॉल्व हुए और उनका फैसला हुआ। और उसके बाद कुछ एक दो केसेस जो कोर्ट तक भी गए, कोर्ट ने भी यूजुअली उन्होंने अपहोल्ड किया चीफ कमिश्नर के डिसीजन को। तो पावर है उनको और उनमें परसुएसिव जो तरीका होता है काम करवाने का वो होता है, वो बहुत जरूरी होता है। और उसको जैसा मैंने पर्सन टू पर्सन कि आदमी कितना प्रोएक्टिव है, कितना वो मैटर को इफेक्टिवली उठा सकता है, दूसरी पार्टी को कितना कन्विंस कर सकता है। और आपने कहा कि बहुत सारे गाइडलाइंस इशू हुए हैं और हम उनको नहीं कर पा पाए। देखिए, ये तो एक
जनरल वीकनेस हमारे पूरे माशरे में सोसाइटी में कि कानून बन जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, और उनका कभी पूरी तरह से होता है, कभी आधे अधूरे मन से किया जाता है। वो चीजें तो हर जगह रहेंगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चीफ कमिश्नर के इसकी पावर्स को, उसकी यूटिलिटी को, उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन किया जाए। जो भी पावर्स हैं, और मेरा ख्याल जो नया लागू होगा शायद उसमें कुछ और पावर्स हों जो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो उतनी पावर से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कम से कम अर्बन ब्लाइंड और डिसेबल्ड के मामले। जी पूरी तरह से होने के लिए जरूरी है कि कमिश्नर भी प्रोएक्टिव हो, और स्टेट कमिश्नर के बाद जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो डिविजनल हेड्स हैं, जो चीजों को ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हों प्रोएक्ट, और हमारे जैसे एनजीओस हैं उनके जो लोकल चैप्टर्स हों वो प्रोएक्टिव हों काम करने के लिए। चीफ मिनिस्टर अपने आप में क्या करेगा जब तक हमारे चीजें जो हमारे साथ जस्टिस हो रही है, हमारे राइट्स का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, जब वो ले जाते हैं उनके पास तब वो उसको बढ़ाते हैं। तो ये जरूरी है कि हर लेवल पे लोग प्रोएक्टिव हों, और एनजीओस भी डिसेबल सेक्टर की एनजीओस भी हर लेवल पे हर सेक्टर पे प्रोएक्टिव हों। जी बिल्कुल। सरीन सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, और पिंचा सर भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उनके रिप्लाई हमें आ रहे हैं, वो रस्तोगी सर के साथ। बाला, यू प्लीज रिमूव सर, ही इज नॉट एबल टू हियर मी। जी, तो सरीन सर, जैसे रस्तोगी सर ने काफी पॉइंट रखे, तो क्या आप थोड़ा सा हमें बस ये बताएंगे कि पिंचा सर के रिटायर होने के बाद तो क्या कितना फर्क पड़ा है हमें, इसमें कितना काम हुआ है सीसीपीडी ऑफिस में, और किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं डिसेबल लोगों द्वारा, और आरपीडी बिल जो लाया जा रहा है क्या उसमें कुछ ज्यादा पावर्स देने का प्रावधान है इस लॉ में सीसीपीडी की पोस्ट पर? इतना मैं देख पाया हूँ कि कोई बहुत बड़ा स्पेशल प्रोविजन दिखता नहीं है आरपीडी में। अरे तो यहाँ से बात शुरू करो, क्योंकि अभी पीछे 2-3 दिन पहले मुझे जो है टॉक देना आरपीडी पर, मैंने बहुत प्रयास किया ढूंढने का कि आजकल आरपीडी में ऐसा क्या है जो नया हो, पीडब्ल्यूडी से बहुत डिफरेंट है। आई का तो सॉरी किया, सिवाय कुछ शब्दों के जोड़ देने से या बहुत ज्यादा जेंडर सेंसिटिव होने भर के कुछ हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा सही नहीं, बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव लगता नहीं है, तो मैं मेरा एक नेगेटिव माइंडसेट शो करता हूँ। और जहां तक आपके दूसरे मुद्दे का सवाल है, मेरा मानना यह है कि एब्सेंस इटसेल्फ किसी ऐसे अधिकारी की जो सही ढंग से कदम उठाकर किसी चीज को अंतिम जगह तक पहुंच सकता है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दूसरा आदमी तो उसको ऑब्वियसली एक एडहॉक रूप में लेगा, सीरियसली लेगा। अब जैसे अभी ये रेलवे का अपॉइंटमेंट ही ले लीजिए, अगर सेंसिटिव इनोवेटिव चीफ कमिश्नर होगा तो खुद इंटरेस्ट लेके इसमें इंटरवीन करता और चीजों को एक्सेसिबल टू दी डिसेबिलिटी बनाता, लेकिन उस पर सीसीपीडी टोटली मौन है, उसका कोई शक नहीं है। तो कहीं लोगों को एक डर भी पैदा कर रहा है कि आज जो नौकरियां निकली कल उनका क्या होने वाला है, कल अगर पूरी नहीं हुई फिर दोबारा एक सर्कल में निकलेंगी, इट विल बी अ बिग गैप। उस बिग लॉस को वो केवल डिसेबल होने भर से कोई नहीं समझेगा, वो तब जरूर समझेगा जब उसमें सेंस ऑफ इनोवेशन। तो मुझे तो इस समय जो प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ न हो पाने की ही समस्या समझ आती है, नहीं तो निश्चित तौर पर सोशल वेलफेयर का सेक्रेटरियल रैंक का आदमी
इस बात को मैं सीरियसली लेता और इन द इंटरेस्ट ऑफ डिसेबल कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाया गया होता। जी 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 देखिए, सबसे पहले तो मैं पिंचा जी के फैसिलिटेशंस को एप्रिशिएट करता हूँ। उनको हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और अगर होते इस डिस्कशन में तो बहुत मज़ा आता, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल ऐसा है कि वो एक्स CCPD हैं, नहीं आए हुए या आपने उनको इसीलिए कांटेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन उन्होंने एक नई ऊंचाइयों तक इस ऑफिस को पहुंचा दिया और अब जो भी चीफ आएगा उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। और अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ, प्रश्न में। देखिए, बहुत पोस्टें खाली हैं। गवर्नमेंट की बड़ी एडहॉक अप्रोच रहती है डिसेबिलिटी सेक्टर में, चाहे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या दूसरा डिपार्टमेंट जो डिसेबिलिटी वेलफेयर के लिए काम करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का मुझे इसलिए मालूम है कि मैं खुद उसमें एक अधिकारी था। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स में पता नहीं क्यों ऐसा है कि बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसीज बहुत दिनों तक नहीं भरी जाती हैं। उसके बाद होता क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साल से ज़्यादा कोई पोस्ट अगर खाली पड़ी रहती है उसको बैन में ले आती है, फिर वो इनको में बरसों लग जाते हैं। तो इस चक्कर में पोस्ट खाली पड़ी रहती है और कभी किसी को डुअल चार्ज अपॉइंट कर देते हैं, कभी किसी को एडहॉक चार्ज दे के उसका काम करा लेते हैं गवर्नमेंट। या तो मिनिस्ट्री सोचती है कि उसका कुछ पैसा बचता है और जो आदमी काम करेगा वो उनके लिए सर दर्द होगा, तो उस सर दर्द से उनकी बचत होती है। एक तो इनकी गवर्नमेंट की ये अप्रोच होती है, मुझे लगता है। अब इसमें देखिए, हम बहुत छोटी छोटी बातों पे, कभी इश्यूज पे, नॉन इश्यूज पे झंडा लेके बाहर आ जाते हैं, रैली शुरू कर देते हैं, धरने डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू कर देते हैं। इस सब के बजाय जरूरत इस बात की है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक कैंपेन लॉन्च करें जो कि कम से कम MPs हैं या स्टेट्स में MLAs हैं, और ख़ास तौर से वो जो सोशल वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी या डिसेबिलिटी पार्लियामेंट्री कमेटी अगर कोई है तो उनके मेंबर पार्लियामेंट्स को कहें, लिखें, उनसे मिलें, जो कि बहुत बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है कि देखिए साहब ये वैकेंसी इतने दिनों से खाली पड़ी हुई, इतना इम्पोर्टेंट रोल है इस ऑफिस का और इसको भरने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास जल्दी शुरू करने चाहिए। तो उससे बहुत जल्दी प्रेशर पड़ेगा और इस पर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है ये कि गवर्नमेंट इसको ध्यान ना दे और ना कर पाए। लेकिन ज़रूरत यह है कि हम लोग भी उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमारे त्वरित ज़रूरतें पूरी करती हैं। और रहा मीडिया का तो इंडियन मीडिया का तो कहना ही क्या है साहब, बस वो तो लाउड जर्नलिज्म और एग्रेसिव जर्नलिज्म में यकीन करते हैं और एक न्यूज़ को या कोई इवेंट को नौटंकी की तरह पेश करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर इश्यूज होंगे उनको प्रॉपर ढंग से हाईलाइट करने में
उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उससे उनका टीआरपी नहीं बढ़ता, टीआरपी नहीं मिलता उनको। इसलिए मीडिया, ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे तो मुझे कोई बहुत होप नहीं है। हाँ, जो प्रिंट मीडिया है उसमें आप लोग हैं जो वहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उनको ज़रूर चाहिए कि छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख के गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करें अपनी आवाज़ को। और जैसा मैंने कहा कि वेलफेयर कमिटीज़ जो बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की है, उन्होंने ये पीडब्ल्यूडी एक्ट पे अच्छा डिस्कशन किया है। और उनके डिस्कशन और उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर मैंने पिंचा साहब का आर्टिकल पढ़ा। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स उसमें डिस्क्राइब किए हैं। इसका मतलब कि वो बिल्कुल इस बात से परिचित हैं, भिज्ञ हैं कि चीफ कमिश्नर का ऑफिस है और चीफ कमिश्नर की पोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जल्दी इसको भरा जाना चाहिए, इसको खाली नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। जी सरीन सर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि लव वर्मा ऑलरेडी, जो लव वर्मा है, मिस्टर लव वर्मा, वो ऑलरेडी 3 एडिशनल चार्जेस ले रहे हैं। आरसी नेशनल ट्रस्ट के भी अभी तक चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं किए गए हैं, एंड आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आरसीआई के भी चेयरपर्सन का जो एडिशनल चार्ज है उनके ऊपर है। तो ये तो तीनों इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुश्किल हो जाती है किसी के लिए। तो इस पर भी आपके व्यूज चाहूंगा, कितना डिफिकल्ट रहता है, उनके ऊपर भी खुद कितना प्रेशर रहता है जब 3 एडिशनल चार्जेस उनको दे दिए जाते हैं। और अभी तक अगर हम बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई ऐसी, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कम से कम, कि कुछ रिकमेंडेशन दी गई है गवर्नमेंट को प्रेशर डालने की किसी भी एनजीओ द्वारा। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म पर बहस चली है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को ऐसा कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई। तो ये कहाँ कितना लेजीनेस देखते हैं अपनी एनजीओज में, क्या रोल देखते हैं? देखिए, हो सकता है मैं बहुत पूरी तरह से सहमत न दिखूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि 90 के बाद, विशेषकर पीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद जो परिस्थितियां हुई हैं, जिसके चलते कुछ लोगों ने ये जिम्मेवारी ले ली कि वही सब कुछ करेंगे और ये मान लिया कि घर से बाहर निकल कर सड़क पे जाने से कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मैं मानता हूँ ये दोनों चीज़ें, एज ए प्रेशर ग्रुप और एज ए लॉबिंग, ये एक दूसरे की पूरक है। बट अनफॉर्चुनेटली एक लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गया है कि जो लॉबिंग करते हैं वो बहुत पढ़े लिखे, सभ्य, शिष्ट, और न जाने क्या क्या शब्द जोड़ा जा सकता है, और जो सड़क पे आ जाते हैं वो बहुत बेवकूफ, नोटोरियस, और मे बी समटाइम्स दे कॉल देम इवन क्रिमिनल। तो कहीं ये गड़बड़ है। मुझे याद है, मैं जब एनएफबी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था तो मैंने इस कंसेप्ट को फ्लोट करने की कोशिश की थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जहां लॉबिंग करे, पीछे से लोगों से मिल के बात करे, वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए प्रेशर ग्रुप काम करना चाहिए। और वो नेतागिरी का जमाना वो था, हर कोई चाहता था कि जो कुछ हो उसका श्रेय मुझे जाए। इस मुझे जाए के क्रम में ऐसा हुआ कि ना इसको मिला ना उसको मिला, चीजें पेंडिंग चलती रहीं। और खैर मैंने अपने किन्हीं कारणों से, कोई मेरी काम करने की जीवन की शैली थोड़ी डिफरेंट है, मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं आराम से वहां साइन करके निकल आया। मेरा वो प्रयास, मैं जानता हूँ सही था गलत था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्ट आने के बाद स्थितियां ये बनने की लोगों को समझ आया कि जो कुछ किया जा सकता है केवल लॉबिंग से किया जा सकता है, केवल कोर्ट से किया जा सकता है। तो उसका असर ये हुआ, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो एज ए प्रेशर ग्रुप काम करती थी, उनकी स्वीकृति न होने की स्थिति में वो ग्रेजुअली लेथार्जिक हो गई और वो ना लॉबिंग वर्क कर पाई। प्रेशर ग्रुप क्योंकि स्वीकार्य था नहीं, तो प्रेशर ग्रुप में भी अगर निकलती थी एक सेरिमोनियल ढंग से निकलती थी, साल में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, काम करना। मेरा मानना यह है कि आज का चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जहां डिफरेंट ग्रुप को बगैर ये सोचे कि उनको एशियन ब्लाइंड यूनियन मान्यता देती है या नहीं देती, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत नज़र में यह भी एक बहुत बुरा काम हुआ है कि कुछ लोगों को मान्यता देने के बाद ये तय हो गया
कि उनके अलावा जो कुछ है वो सब कूड़ा है। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। उसमें कोई शक नहीं कि हर देश के कुछ गिने चुने लोग रिप्रेजेंट करते हैं जब वर्ल्ड लेवल पे बात चलती है, लेकिन बाकी सब साइड ट्रैक कर दिए जाए, वो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज देता है। मेरी समझ ये है कि यहाँ केवल लॉबिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत इसकी भी है कि लोगों को मिल के तैयार पूरक के तौर पे लोग बाहर भी निकलें और प्रेशराइज भी करें। ये दोनों टेक्निक की आवश्यकता है, लॉबिंग प्लस एज अ प्रेशर ग्रुप। तो मुझे हेलो जी, आई थिंक सरीन सर की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, हो सकता है जी, काफी हौच पौच चल रही है। विपिन सर और बशीर सर भी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, बहुत जी। मैं बहुत उत्सुक था सुभाष वशिष्ठ के व्यूज के लिए, क्योंकि वो भी बहुत प्रोएक्टिव हैं और हम दोनों ने बहुत दिनों तक AICB की एडवोकेसी में और लॉबिंग में काम किया है और एडवोकेसी को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाने में सुभाष का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके बाद भी अभी जहां वो स्वयं में काम कर रहे हैं, वो उसके थ्रू भी काफ़ी हेलो काम कर रहे हैं बहुत। हेलो जी 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 सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हेलो हूं। जी सरीन सर, आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक he started हेलो facing- डॉक्टर सरीन। I think he started नहीं facing सुन the पा same problem. जी, रस्तोगी सर, ये थोड़ा सा बताएं कि जब एक गैप रहता है फुल टाइम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे, तो जो डिपार्टमेंट का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स रहते हैं वो भी कैजुअलिटी बन जाते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो क्या एक ये भी इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं दिखाती है पोस्ट को फिल करने में? देखिए, ऐसा है कि शायद फाइनेंसेस का इतना बड़ा मैटर ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ये इस बात पे जरूर है कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं देती, बहुत कैजुअल वे में लेती हैं चीज़ों को। जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इसमें शायद मिनिस्टर का रोल है कि नहीं है वो एक अलग कहानी है। कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन इनका जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका ज़रूर रोल होता है कि चीज़ों को टाइमली। अब आपको मालूम है कि एक पोस्ट कब खाली होने वाली है, उसकी तैयारी कायदे से उस पोस्ट के खाली होने से पहले करनी शुरू कर देनी चाहिए, इतने पहले, ताकि एक आदमी रिटायर हो और दूसरा आदमी आके चार्ज देने वाला जाए और चार्ज लेने वाला आके ऑफिस को अस्यूम करे। आइडियल सिचुएशन ये है, और ये कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ एक केयरलेसनेस की वजह से, कैलेस एटीट्यूड की वजह से, या कहना चाहिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस काम को न देने की वजह से ये हालत पैदा होती है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। और इसको बिना किसी एफर्ट्स के इस हालत को रोका जा सकता है, इसको रिवर्ट किया जा सकता है, और पोस्ट खाली रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता जी। और फाइनेंशियल का कुछ इतना नहीं है। मतलब ये ठीक है कि इतने दिनों तक जो चीफ कमिश्नर के डिजिग्नेशन के साथ जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं वो कुछ कम हो जाते हैं, बाकी जो एडहॉक चार्ज लेते हैं वो कुछ ना कुछ तो काम के हिसाब से उनको खर्च करना पड़ता है, वो तो होता है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू इतने बड़े कंट्री में, इतने बड़े बजट के साथ में, वो चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है कि पैसे का गवर्नमेंट का कुछ होता है। कुछ डिपार्टमेंट में ज़रूर होता है, और लेकिन होता तब है जब एक साल से अगर ज़्यादा कोई पोस्ट खाली रह गई। चीफ मिनिस्टर में ये बात नहीं लागू होती, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है और बिल्कुल डिफरेंट के रूल्स हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में ये होता है कि अगर एक साल तक कोई पोस्ट खाली रह गई तो वो बैन में चली जाती है। फिर बैन में चली जाती है, गवर्नमेंट मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि इसका मतलब एक साल तक आपने खाली रखी पोस्ट, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप एक साल तक इस पोस्ट के बगैर काम चला सकते हैं तो फिर चला सकते हैं आप आगे, आप क्यों सरकारी पैसे का दुरुपयोग करें। तो वो बैन लगा देती है, फिर उसको बैन को रिलीज कराना पड़ता है, दुनिया भर की जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं कि इस वजह से खाली रहेगी, उस वजह जी से सरीन खाली सर, रहेगी। तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आई डोंट जी, हमारे आई थिंक सर आपको भी हमारी आवाज नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली।
सुभाष सर और विपिन सर की तरह हम आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आप हमें नहीं सुन पा रहे हैं, जबकि रस्तोगी सर के साथ बात स्मूथली चल रही है। रस्तोगी सर, ये जानना चाहूंगा कि दो एस्पेक्ट है। बाला, प्लीज रिमूव हिम एंड इन्फॉर्म हिम आल्सो दैट ही इज नॉट एबल टू हियर अस। रस्तोगी सर, दो क्वेश्चन है। एक कि हमने हर एस्पेक्ट को छूने की कोशिश की है इस डिस्कशन में। जो हम यंगस्टर अब आगे आ रहे हैं, हम ज्यादा देख रहे हैं कि हम लोग ज्यादा रिलाय करते हैं आज भी एडवोकेसी सेल, चाहे वो एनएफबी का है, एआईसीबी का है, या और ऑर्गेनाइजेशंस जो एडवोकेसी सेल को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे एफर्ट्स की बात करें तो ठीक है, हम बात करें, लेकिन प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं ले पा रहे हैं, या एनजीओस पर भी प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आप यंगस्टर्स का क्या रोल देखते हैं? क्योंकि आपके टाइम पे जब होता था तो संगठित होके आप लोग लड़ते थे, तो काफी एक मूवमेंट देखा जाता था इश्यूज को लेके। आजकल इश्यूज भी बांट लिए गए हैं, और सब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हमारी होती है, उसी तरह एनजीओस भी हमारी हो चुकी हैं। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करे, क्योंकि कई लोग कई एनएफबी के हैं और कोई बांट लिया उन्होंने अपने आप को, रेदर देन यूनाइट होने के। नंबर एक। नंबर दो, क्या एक ये भी एस्पेक्ट हम माने कि क्योंकि आरपीडी बिल अभी है, अगर हमारे पास फुल टाइम सीसीपीडी होता है तो काफी उसमें ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो जिसका विरोध किया जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है, और उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की जा सकती है। तो इन दोनों बातों को कैसे देखते हैं? एक्सक्यूज मी। देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल दो अलग अलग राहों पे चल पड़ी हैं, और जो एक आम मेंबर है वो कंफ्यूज्ड है। लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा से रही है। कुछ लोगों की अप्रोच एक तरफ होती है, कुछ लोगों की दूसरी तरफ अप्रोच होती है, लेकिन हमें एक दूसरे को किसी भी सूरत पे अप्रोच नहीं करना चाहिए। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से काम कर रही है उसको उस तरह से काम करते देना चाहिए, और हमारा जो हमें रास्ता ठीक लगता है हम ठीक चलें, लेकिन अपोज ना करें। क्योंकि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में, जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ब्लाइंड की, जहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ हर एक के पास स्कोप है अपने व्यूज़ को रखने का, अपने तरीके से आगे बढ़ने का, अपने तरीके से गोल्स अचीव करने का, गोल्स सेट करने का। ये सबके पास साधन है। तो इसमें इस बात की कतई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को डिरेल करके तब उस लाइन पे आगे बढ़ें। ये मेंटेलिटी ख़त्म होनी चाहिए, और ये यंगस्टर्स की ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर मेंबर्स के सपोर्ट के नहीं चलती। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि अपने मेंबर्स के ज़रिए वो अपने मैनेजमेंट कमेटी को भी इम्प्रेस करें, इन्फ्लुएंस करें कि भाई ये तरीका गलत है। देखिए, यहाँ यूरोप में क्या है, यूरोप में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हर कंट्री में हैं। लंदन में RNIB जो है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर की NIBH से भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका अपना बजट शायद करीब 1 बिलियन पाउंड के आसपास होगा इस कंट्री में, जहाँ 6 करोड़ की आबादी है, वहाँ RNIB का बजट अपने आप में अराउंड 1 बिलियन पाउंड है। लेकिन NFB भी काम कर रही है, और NFB अपने ढंग से काम कर रही है। ना NFB RNIB को अप्रोच करती है, ना RNIB NFB को अप्रोच करते हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एशियन ब्लाइंड एसोसिएशन है, हर रीजन के रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। जहाँ जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है सपोर्ट कर पाते हैं तो करते हैं, नहीं तो कम से कम कोई किसी को ये नहीं कहता कि आपने ये क्यों किया, गलत किया या सही किया। एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, विजन 2020, UK विजन 2020 ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका पर्पस है कि 2020 तक ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसके में भी सब ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं। तो ये वहाँ भी हो सकता है। वहाँ बस ये है कि हम आगे बढ़ने के लिए आपको धक्का देने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके
कि हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के और कोशिश करें आगे, आपको धक्का ना दें, अगर बढ़ सकते हैं आगे तो बढ़ें। ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात आपने कही कि आरपीडी एक्ट बनने के बाद उसमें कुछ खामियां हैं तो उनको कैसे उठाया जाए। तो उनको देखिए, एक बार जब एक्ट आ जाता है, कोई कानून बन जाता है, तो उसमें जो भी कमियां हैं, उसमें जो भी दोष हैं, वो कानून के ज़रिए ही दूर किए जा सकते हैं। और कानून के ज़रिए अगर उनको दूर कराना है तो उसका तरीका यही है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको अप्रोच किया जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि इसमें ये कमियां हैं, इनको संशोधित किया जाए और इस रूप में रखा जाए। लेकिन अब उसमें यही है कि फिर मैं कुछ कहता हूँ, आप कुछ कहते हैं, जो मैं कहता हूँ उसको आप विरोध करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसमें पहले हमारे सेक्टर में एक ओपिनियन होनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। एनएफबी कुछ चाहेगी, एआईसी भी कुछ चाहेगी, एनसीपी, ईडीपी, आप जानते होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो कुछ और चाहेंगे, उनके एम्स कुछ और हैं, डिफरेंट हैं। तो जब तक हम अपने सेक्टर में खुद एक मत नहीं होंगे, इस तरह से जो मेंटली रिटार्डेड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ और चाहती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो मतलब सिकनेस और डिसेबिलिटी में नहीं करना चाहती हैं, वो डिजीज़ को और सिकनेस को, एलिमेंट्स को डिसेबिलिटी सेक्टर में लेके आना चाहती हैं। तो जहाँ इतने वेरीड ओपिनियंस हैं, वहाँ ये ज़रूरी है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एक लीड रोल लेके और सबको साथ में लेके अगर कुछ संशोधन करने हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। खाली विरोध करके या धरना प्रदर्शन से वो कभी नहीं दूर होंगे। और धरना प्रदर्शन से आप जो समझदारी की जो एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग है उसको नहीं शुरू कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डायलॉग शुरू होना चाहिए और वो तभी शुरू हो सकता है कि जब हम एक साथ बैठें और अपनी बात रखें, अपने प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें और जहां तक मुमकिन हो किसी कंसेंसस पे पहुंचे। जी। और जहां तक आरपीडी बिल में अगर हम सीसीपीडी की बात करें तो उसमें तो सूरत हाल कुछ ज्यादा साफ दिखता है, क्योंकि जो नया प्रावधान लाया जा रहा है उसमें लिखा गया कि ये जरूरी नहीं है कि डिसेबल ही सीसीपीडी बने और उसकी जो फंडिंग की व्यवस्था है उसके ऊपर भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जो प्रावधान नहीं लाए जा रहे हैं। तो काफी कुछ है जो सीसीपीडी में भी हमें डिस्कस हम कर रहे हैं, जब तो बातें निकल के आ रही हैं तो कुछ ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री आरपीडी में भी हमें देखने को मिल नहीं रहा सीसीपीडी को लेकर। देखिए, अगर जी, अब वो स्टेज शायद नहीं बची है क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने अप्रूव कर दिया है बिल को, अब तो सिर्फ वो पास होना है बिल। इसलिए उसमें फ़िलहाल तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने पूरा बिल नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ उस पर कमेंट करने के लिए। लेकिन ये डिसेबल्ड मतलब का कमिश्नर का होना चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज ए रूल मैं इसके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि डिसेबिलिटी कमिश्नर, स्टेट के कुछ कमिश्नर देखे गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, और मैंने महसूस किया है कि उनका कोई काम बहुत सराहनीय नहीं रहा है। ऑन द कंट्रेरी, मतलब पिंचा जी का जो मैंने कहा, उन्होंने स्तर निर्धारित कर दिया है और वो बहुत बड़ी चुनौती होगी आगे आने वाले चीफ के लिए। तो ये पिंचा जी इसलिए नहीं कर सके वो कि ब्लाइंड थे, वो इसलिए कर सके कि कॉम्पिटेंट थे, ब्लाइंड, और उसके बाद वो ब्लाइंड थे। तो कॉम्पिटेंस और इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसेबिलिटी। जी सरीन सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सरीन सर, आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक नॉट, still I think some problem, I don't know, from our side or from his side. Bala, I would like to invite you as well, because you were also speaking to people regarding this CCPD. So how would you figure out and what were the views of the youngsters pertaining to CCPD? Good evening, Danishbhai, and hi to listeners. Greetings to Rastogi, sir. As a part of Radio Run's expedition towards finding what is happening nowadays, especially when Love Verma sir has taken as a CCPD
when the CCPD position has become vacant. As far as my concern, that most of the youngsters or most of those who belong to the research of the RPD bill or to the CCPD's workings, they are a little bit disappointed. Already we have received some apprehensions pertaining to the government's stand on RPD, where the chairman of the National Commission for the Disabled is going to be a non-disabled. At the same time, the appointment of Mr. Love Verma has raised some questions. How far is this going to? Does it alone suffice that Mr. Love Verma IAS belongs to Ministry of Social Justice and Empowerment to be in charge of CCPD? Is the greatest question that I've heard from everyone as far as our research. तो रस्तोगी सर, इस डिस्कशन को अभी यहाँ कंक्लूड करते हैं आपके शब्दों के साथ। और एक बार आपसे सरीन सर की आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हमें खेद है। तो एक बार फिर से यंगस्टर जो लिसनर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उसको एक सिंपल लैंग्वेज में कितनी इम्पोर्टेंट ये पोस्ट है, कितनी जल्दी इसको फिलअप हो जाना चाहिए और क्या प्रोएक्टिव मेजर्स हमें लेने चाहिए इसको फिलअप करवाने के लिए। देखिए, सभी कमियों के बावजूद ये पोस्ट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा, डिपेंड करेगा कि ऑफिसर जो होता है उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, उसका कमिटमेंट कितना होता है। लेकिन अपने आप में पोस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे जितनी इसमें कमियां हों। इसलिए इसका फौरी तौर पे भरा जाना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली इसको पोस्ट को भरा जाना चाहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से जो हमारी मेजर NGOs हैं डिसेबिलिटी सेक्टर की, कि वो लोग फ़ौरन मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को कांटेक्ट करें और लिखें और उन पे जोर डालें कि इस पोस्ट को आप जल्दी से जल्दी भरें, फिलअप करें पोस्ट, और ताकि आगे काम हो सके। और यंगस्टर्स के लिए हम आपसे उम्मीद है कि आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हों, उनके साथ लगिए, उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशंस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाइए। और मैं ये मानता हूँ कि आज के ज़माने में एडवोकेसी और लॉबिंग, ये दो काम ऐसे हैं जिनके ज़रिए आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। लॉबिंग में ये भी शामिल है कि अगर आप अपने किसी MP या मिनिस्टर के पास जाते हैं तो एक बड़ा ग्रुप लेके जाइए, अपने लीडर्स को लेके जाइए और लीडर उनसे आपकी तरफ से बातें करें, ताकि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको मालूम हो कि आपके पीछे कितनी बड़ी ताकत है लोगों की। और मैं जानता हूँ कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जिनकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है, और ये मेंबरशिप बिल्कुल लोगों को पता लगनी चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो लॉबी कीजिए, और लॉबी करने के साथ साथ आप एडवोकेसी के तौर पे जो भी आपको लगता है कि इसमें कमियां हैं RPD एक्ट में, उनको दूर करने के लिए भी आपको पार्लियामेंटेरियंस के पास ही जाना होगा। और जो आपके राइट्स हैं, उनका कहीं आपको लगता है कि कोई कम राइट्स नहीं मिले हैं या इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है या पूरी तरह से लागू नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके लिए तो फिर आप CCPD और स्टेट कमिश्नर्स हैं आपके लिए। आपको खुद को भी एक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और अगर आप एक्टिव होंगे तो आपके अधिकार आपसे कोई नहीं ले सकता। बस इन शब्दों के साथ तो कि सर, काफी मैसेजेस आ रहे हैं आपको, काफी ग्रीटिंग्स आ रही हैं इंडिया और पाकिस्तान से भी, और काफी अच्छी लगी डिस्कशन आज की लोगों को, बावजूद इसके कि काफी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हमारे पैनलिस्ट को, वो काफी कुछ उनको सीखने को मिला। और कई लोगों का ये भी मैसेज है कि सदन दास गुप्ता जी के ऊपर आप डिस्कशन करें, या उनको उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो बिल्कुल हम आपको वादा करते हैं कि जल्द ही हम आपको हो सकता है डिस्कशन या फिर किसी प्रोग्राम के माध्यम से उनकी लाइफ के बारे में रूबरू करवाएंगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। मेरी छोटी सी सलाह है कि एक आप उनके लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें उनके साथ काम करने वाले NFB और जो AICB है, जो पहले NFB हुआ करती थी, उससे जुड़े लोग हैं जिनके काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। प्लस कलकत्ता में उन्होंने बहुत ज़्यादा, बंगाल में बहुत ज़्यादा काम किया है। उनकी लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हो सकते हैं, उनको शामिल करके एक आप श्रद्धांजलि का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि वो आदमी डिस्कस करने वाले नहीं थे, वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। जी बिल्कुल, सेलिब्रेट करने के लिए।
जी, तो थैंक यू सो मच रस्तोगी सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर बीइंग विद मी एंड बीइंग विद रेडियो उड़ान। होप आई विल ब्रिंग सम मोर टॉपिक्स एंड विल कंटिन्यू अवर बदलता दौर ऑन रेडियो उड़ान। अभी समय है आपसे इजाजत लेने का और आपको छोड़े चलता हूँ गेम आवर के साथ। एंजॉय कीजिए आरजे आशीष सिंगला के साथ। अगला शो बिल्कुल तैयार है और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे प्रोग्राम बदलता दौर में। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू दानिश, थैंक यू रेडियो उड़ान।